पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र। आइए इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। चिट्ठी पत्री। पहला प्रश्न, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? गांधी जी को लिखा गया पत्र आज़ादी के पूर्व लिखा गया था। उस समय गांधी जी देश की आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए वो पूरे देश में मशहूर थे। इसलिए गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र मिल गया होगा। प्रश्न 2, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? पत्र में पते के साथ अगर व्यक्ति का नाम है तो पत्र उसी उचित व्यक्ति के पास आसानी से पहुंच जाएगा। प्रश्न संख्या 3, नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? उत्तर, पत्र में पते के साथ नाम न होने से अनेक समस्याएं आ सकती है। जैसे पत्र किसका है यह पता नहीं चलेगा। अगर पत्र गोपनीय है तो वह उचित व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा और उचित व्यक्ति को पत्र मिलने में बहुत अधिक देरी हो सकती है। प्रश्न संख्या 4, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? पैदल हरकारों को अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। उन्हें 1-2 दिन से लगाकर महीनों तक पैदल चलना पड़ता होगा। उन्हें सर्दी गर्मी का सामना करते हुए और जंगली जानवरों, उबड़ खाबड़ रास्तों, साथ ही साथ वर्षा और डाकू लुटेरों आदि से अपने साथ साथ चिट्ठी की रक्षा भी करनी होती थी। उन्हें लगातार कई दिनों और महीनों भर तक पैदल चलना होता था। इस प्रकार से वह अपनी जान पर खेलकर उचित व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने का जोखिम भरा कार्य करते थे। प्रश्न संख्या 5, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली या मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, जनपद का नाम, नीचे दी गई जगह में लिखो। इसका उत्तर लिखने के लिए जैसा कि हमने पाठ के अंदर पढ़ा था, सबसे पहले छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके क्रम से बढ़ते हुए सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ते क्रम में पते को किसी भी चिट्ठी के अंदर लिखा जाता है। सबसे छोटी भौगोलिक इकाई होगी हमारे घर का नंबर, फिर उससे बड़ी भौगोलिक इकाई हमारे गली या मोहल्ले या कॉलोनी का नाम, फिर उससे बड़ी भौगोलिक इकाई वह गली या मोहल्ला जिस कस्बे, शहर या गांव में है उसका नाम, फिर उससे बड़ा भौगोलिक इकाई होगी वह गांव या शहर या कस्बा कौन से खंड के अंतर्गत आता है उस खंड का नाम, फिर खंड से बड़ी भौगोलिक इकाई होगी वह किस जिले या जनपद के अंतर्गत आता है उस जिले या जनपद का नाम, और उससे भी बड़ी भौगोलिक इकाई होगी वह जनपद या जिला किस राज्य के अंतर्गत आता है उस राज्य का नाम। और पत्र के आखिर में जो 6 अंकों का 6 कॉलम दिए रहते हैं उनमें हमें पिन कोड लिखना होता है। जब आप पिन कोड लिख लेते हैं तो वह आपका पता पूर्ण और ठीक ठीक होता है। प्रश्न संख्या 6, 7 एवं 8 आपको स्वयं करने हैं। प्रश्न संख्या 6 के लिए आप अपने घर में अपने पिता को या अपनी माँ को आए किसी भी पुराने पत्र को ले सकते हैं जिसमें आपको इसके सारे के सारे उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। जैसे पत्र किसने लिखा है,
पत्र किसे लिखा गया है, पत्र किस तारीख को लिखा गया था। ये पत्र जब आप खोलेंगे तो सबसे ऊपर तारीख लिखी हुई आपको मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पत्र लिख करके समझाया था। यह पत्र किस डाक खाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, यानी जिस दिन चिट्ठी पहुंचती है उस दिन उस पोस्ट ऑफिस की उसके ऊपर एक सील लगाई जाती है, एक स्टैंप मारा जाता है। वह स्टैंप आपको उस पत्र के ऊपर आसानी से दिख जाएगा, वह उस पर लिखा होगा बोईसर। ठीक है। ये सारी बात तुम्हें कैसे पता चली, तो ये सारी बातें हम पत्र को देखने के बाद हमें पता चलती है। प्रश्न संख्या 7 के लिए आपको अपने माता पिता की सहायता लेनी पड़ेगी। हो सकता है उनके साथ आपको पोस्ट ऑफिस तक जाना पड़े, अन्यथा आप उनसे पूछ सकते हैं कि पोस्ट कार्ड कितने रुपए का है, अंतर्देशीय पत्र कितने रुपए का है और लिफाफा कितने रुपए का है। वो आपको आसानी से बता देगी, क्योंकि उन्होंने अपने अब तक के जीवन में इन सारे पत्रों के इन सभी प्रकारों का उपयोग उन्होंने किया है। प्रश्न संख्या 8 आपकी रुचि को उजागर करने का एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर प्रश्न है। आपको डाक टिकट इकट्ठे करने हैं। याद रखिए, आपको डुप्लीकेट या डमी या पिक्टोरियल इस प्रकार के डाक टिकट नहीं कलेक्ट करने हैं, इकट्ठा नहीं करने हैं। आपको अपने घर में मौजूद किसी भी पुराने पत्र से उन डाक टिकटों को निकाल लेना है, अच्छे से सावधानी पूर्वक। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपने पिताजी से या माताजी से कह सकते हैं कि वे पोस्ट ऑफिस जाएं और 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा वाले डाक टिकट खरीद करके लाएं। वो अलग अलग रंगों के होंगे। आप 4 या 5 टिकट खरीद करके क्रम से बढ़ते क्रम में 50 पैसे का पहले, फिर 1 रुपये का, फिर 2 रुपये का, फिर 3 रुपये का, इस प्रकार से आप अपने नोटबुक में चिपका करके इस कार्य को कर सकते हैं। पेज संख्या 57 यानी 57 पर शब्दकोश दिया गया है, जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है संगीतज्ञ, यानी संगीत जानने वाला, जो संगीत की कला में निपुण हो। यहाँ संगीत का मतलब याद रखिए गाना नहीं है, यहाँ संगीत का मतलब है म्यूजिक। जो साउंड आते हैं, जो ध्वनियाँ निकलती है वाद्य यंत्रों की, उसे ही संगीत कहा जाता है। दूसरा शब्द है संचार, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन। टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। किसी चीज़ का प्रवाह, संचार का मतलब होता है चलना, प्रवाह, फैलना। जैसे हमारे शरीर के अंदर खून का प्रवाह है, जैसे तार के अंदर बिजली का प्रवाह है चल रही है, जैसे शरीर में रक्त का संचार, तारों में विद्युत यानी बिजली का संचार। ये भी एक बात है। यहाँ पर लिखा है ऊ का मतलब होता है उदाहरण। तीसरा शब्द है संग्रह, ये पू लिखा है, यहाँ पू का मतलब है पुलिंग। याद रखिए, किसी भी शब्दकोश के अंदर ये जो छोटे छोटे चिन्ह दिए रहते हैं या जो छोटे रूप शब्दों के दिए रहते हैं, उनका एक खास अर्थ होता है। यहाँ पू का अर्थ है पुलिंग। 1 नंबर, जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना अथवा संचय करना। जैसे दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है। इकट्ठी की हुई चीज़ों का समूह या ढेर या संकलन, जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह, सिक्कों का संग्रह, किताबों का संग्रह आदि। इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्दकोश को आसानी से देख सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा कार्य देता हूँ। अगर आपके घर में या आपके किसी जान पहचान वाले के पास में हिंदी भाषा का अगर शब्दकोश हो, शब्दकोश यानी हिंदी डिक्शनरी, आप उसे लाइए और पता कीजिए कि जिस प्रकार से इंग्लिश की डिक्शनरी में ए से शुरू होते हैं शब्द, हिंदी की डिक्शनरी में शब्दकोश
किस वर्ण से यानी किस लेटर से शुरू होता है, इसको आप लिखिए। और अगले क्लास के अंदर जब हमारा आपस में संवाद होगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि आप में से कितने लोगों ने इस चीज़ को जाना और समझा है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।